इतिहास का एक सबसे बड़ा सवाल है ना। कौन सा? यही कि भारत में एक एकदम हाई टेक शहरी सभ्यता अचानक गायब हो जाती है और उसकी जगह एक ग्रामीण कबीलाई संस्कृति ले लेती है। हाँ, आज हमारे पास जो ये गाइड है ना, ये एक टाइम मशीन जैसी है। अच्छा। एक तरफ भारत के पहले स्मार्ट सिटीज हैं और दूसरी तरफ गायों के पीछे घूमते कबीले। तो आज के डीप डाइव में इसी पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ दो संस्कृतियों का अंतर नहीं है। तो फिर क्या है? ये जीने के दो अलग अलग फलसफों की कहानी है। एक तरफ सिंधु घाटी की प्लानिंग, इंजीनियरिंग, और दूसरी तरफ वैदिक काल की प्रकृति से जुड़ी जिंदगी। एकदम ठीक है, तो चलिए इस टाइम मशीन में पहला गियर डालते हैं। सिंधु घाटी, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है उनकी टाउन प्लानिंग। हाँ, वो तो कमाली थी। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जिसे ग्रिड प्रणाली कहते हैं। सोचिए, 4000 साल पहले गूगल मैप्स के बिना भी उनकी गलियां इतनी सीधी थीं। और मजे की बात ये है कि ये सारे शहर एक जैसे नहीं थे। हर शहर की अपनी एक खासियत थी। जैसे गुजरात का धोलावीरा है। हाँ, वहां तो वाटर मैनेजमेंट का कुछ मिला था, है ना? कुछ नहीं, बेहतरीन सिस्टम था, आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर दे। और शहर भी 3 हिस्सों में बटा था। अच्छा। वहीं लोथल में एक पूरा का पूरा गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है, जो उनके समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। बिल्कुल। और कालीबंगा में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये अपने आप में स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन जैसे थे। कमाल है। एक तरफ आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स का पूरा सिस्टम, और दूसरी तरफ आते हैं वैदिक लोग जो पूरी तरह से ऑफ द ग्रिड रह रहे थे। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये तो पूरी सोच का ही उलटफेर था। उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? अरे, जमीन आसमान का फर्क था। जहां सिंधु घाटी के लोग वजन और मोहरों से व्यापार करते थे, एक प्रॉपर सिस्टम था। हाँ, वही ऋग्वेदिक लोगों की पूरी इकोनॉमी वो पशुपालन पर आधारित थी। गाय ही सब कुछ थी। गाय ही सबसे बड़ी दौलत थी। व्यापार भी वस्तु विनिमय से होता था, बार्टर सिस्टम। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। आपकी संपत्ति का मतलब था आपके पास कितने मवेशी हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था इतनी अलग थी तो समाज का ढांचा भी बिल्कुल अलग रहा होगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। कैसा बदलाव? ऋग्वेदिक काल में समाज काफी लचीला था, फ्लेक्सिबल था। हाँ, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। अच्छा, एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। और राजा की शक्ति भी असीमित नहीं थी। उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ था। हाँ, सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं। वो उस समय की जनसभाएं थीं जो राजा पर अंकुश रखती थीं। लेकिन ये सिस्टम हमेशा तो नहीं चला। नहीं, उत्तर वैदिक काल आते आते सब बदल गया। लोहा आया, खेती स्थायी हुई और समाज कठोर हो गया। हाँ, अब वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, राजा की शक्ति भी वंशानुगत हो गई और सभा समिति का प्रभाव वो लगभग खत्म हो गया। तो ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के विकास का एक निर्णायक मोड़ था। समाज और राजनीति में इतना बड़ा बदलाव, इसका मतलब तो ये हुआ कि लोगों का दुनिया देखने का नजरिया भी पूरी तरह बदला होगा। हाँ, जैसे प्रकृति को लेकर उनका क्या रवैया था, क्या उसमें भी इतना ही बड़ा फर्क था? और यही सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। बताइए। सिंधु घाटी के लोग प्रकृति को मैनेज करने में माहिर थे। हाँ, जैसे नहरें बनाना, पानी जमा करना। बिल्कुल, वो प्रकृति पर नियंत्रण कर रहे थे। वहीं वैदिक लोग वो प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण। हाँ, उनके सबसे बड़े देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है, यानी किलों को तोड़ने वाला। सही पकड़ा। तो सोचने वाली बात ये है क्या कि एक ही भूगोल में बसी दो संस्कृतियों के प्रकृति के साथ संबंधों में ये जो बुनियादी अंतर है, एक का प्रकृति पर नियंत्रण और दूसरे का प्रकृति की वंदना, ये आज हमें इंसान और पर्यावरण के रिश्ते के बारे में क्या सोचने पे मजबूर करता है।